बढ़ती है पानी की किल्लत। नमस्कार, खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सपना दीपक मल्देशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। उधम सिंह नगर के किच्छा पहुंचे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जोरदार स्वागत किया गया। किच्छा में हेलीकॉप्टर के माध्यम से चीनी मिल खेल मैदान पहुंचे सीएम धामी का तमाम अधिकारियों एवं भाजपा के कई विधायकों ने स्वागत किया। आपको बता दें, सबसे पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और सांसद अजय भट्ट तमाम विभागीय अधिकारियों के साथ किच्छा के खूरपिया फॉर्म पहुंचे, जहां उन्होंने निर्माणाधीन सैटेलाइट एम्स का स्थलीय निरीक्षण किया और अधिकारियों से निर्माण को लेकर जानकारी हासिल की। सीएम धामी ने निरीक्षण के बाद अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। तो वहीं सांसद अजय भट्ट ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड का चौमुखी विकास हो रहा है। कौन है हम सबकी मांग अरे मेरा और एक एम्स हमको यहाँ पर स्वीकृत हुआ। इसका काम बहुत मैं आदमी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने इस क्षेत्र की समस्या और यहाँ के लोगों के स्वास्थ्य के लिए उनको दिल्ली जाना पड़ता था, अन्य स्थानों पर भटकना पड़ता था। अब बाहर नहीं जाना पड़ेगा। अब उनके घर के पास वो पूरे जो सबसे अच्छी सुविधाएं होती हैं स्वास्थ्य के क्षेत्र में वो मिलेंगी। और ये सबसे बड़ी बात ये भी है कि हमारा एक एम्स पहले ही जो है ऋषिकेश में स्वीकृत हो चुका है और अब हमारे राज्य के अंदर एक एम्स की ओपीडी वहाँ पहले से चालू है। जहां हमारे सबके नेता, पूज्य नेता नारायण दत्त त्रिपाठी जी को भी, तिवारी जी को भी प्रेस करना पड़ा, मुझको कंटिन्यूएशन में आपने दोबारा इस प्रदेश से चुनकर भारत की राजधानी, भारत की संसद में भेज दिया, जिससे धन्यवाद स्वीकार करिए। मेरी तरफ से मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं, अगर आपका सहयोग नहीं होता तो हम यहां नहीं पहुंचते। मित्रों, जितने काम आज हो रहे हैं, आपने देखा बगल में, आज मुझको भी लगा कि हमें इसका भूमि पूजन करना चाहिए था, तब लोगों को पता लगता। और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मसूरी पहुंचकर सनातन धर्म मंदिर में विजयदशमी के मौके पर आयोजित शोभा यात्रा कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस दौरान उन्होंने मंदिर में भगवान श्रीराम की पूजा अर्चना की और प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना की। इसके बाद उन्होंने मसूरी ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा आयोजित दशहरा मेले का भी शुभारंभ किया। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने राम लीला के पात्रों को भी तिलक लगाया और समस्त प्रदेशवासियों के विजयदशमी की बधाई दी। इसी के साथ साथ शुभकामनाएं देते हुए कहा कि बुराई पर अच्छाई की जीत का यह पर्व विशेष महत्व रखता है। संकल्प लेना होगा अपने अंदर के हमारे लगातार रामलीला की मनने के बाद का त्योहार मनाते हैं। अगर रामलीला के एक एक मार्ग को आप देखें, भगवान राम के चरित्र को आप देखें, कहा गया उन्होंने पिता की आज्ञा मानते वनवास जाने को सहज तैयार हो गए। वनवास भगवान राम को हुआ था, उनकी पत्नी सीता उनके साथ चली गई थी। आजकल की पत्नी की पूजा चले जाते हैं।
वहीं देर बाद कंट्रोल रूम के माध्यम से कोतवाली नगर को सूचना प्राप्त हुई कि महंत रोड स्थित ज्ञान एक मकान की ऊपरी मंजिल में आग लग गई है। सूचना पर प्रभारी निरीक्षक कोतवाली नगर चौकी प्रभारी धारा चौकी प्रभारी लक्ष्मण चौक में पुलिस कर्मियों के मौके पर पहुंचे और फायर स्टेशन देहरादून से दमकल के वाहनों को मौके पर बुलाया गया तथा पुलिस तथा फायर ब्रिगेड की टीम द्वारा राहत एवं बचाव कार्य आरंभ किया गया और इसी के साथ मौके पर मकान के ऊपरी तल पर आग लगी हुई थी, जिसे दमकल के वाहनों द्वारा कड़ी मशक्कत के बाद बुझाया गया। इसी के साथ जैसे ही ये सूचना मिली, भगदड़ की स्थिति भी देखी गई। घटना में किसी भी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई है। प्रथम दृष्टया आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट का होना बताया जा रहा है, तो वही आग से हुई क्षति का आकलन भी किया जा रहा है। साथ ही आग लगने के विस्तृत कारणों की जांच की जा रही है। और हरिद्वार के उत्तरी खंड गंग नहर को बंद कर दिया गया है। यूपी सिंचाई विभाग ने भीमगौड़ा बैराज से नहर को बंद किया है, जिससे पश्चिमी यूपी में कृषि सिंचाई प्रभावित होगी। साथ ही दिल्ली एनसीआर ने पेयजल की किल्लत हो सकती है। और इस बीच आपको बताते चले कि ये गंग नहर हरिद्वार से कानपुर तक जाती है और हर साल सालाना मेंटेनेंस के लिए नहर को बंद किया जाता है और अब इस नहर को मेंटेनेंस के बाद 30 अक्टूबर को फिर से शुरू किया जाएगा। और हल्द्वानी में पहाड़ आर्मी और एकता मंच द्वारा प्रेस वार्ता करते हुए आगामी 20 अक्टूबर को हल्द्वानी में बुद्धिजीवी वर्ग का सम्मेलन बुलाए जाने के साथ ही उत्तराखंड राज्य को 5वीं अनुसूची में शामिल किए जाने की मांग के आंदोलन को आगे बढ़ाने की बात कही गई है। आपको बताते चले, पहाड़ आर्मी के संस्थापक हरीश रावत ने कहा कि अन्य पर्वतीय राज्यों को 5वीं अनुसूची में शामिल किया गया है, जिससे कि वहां स्वयं भू कानून और मूल निवास लागू हो जाते हैं और इसी प्रकार वह भी उत्तराखंड को संविधान की 5वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग कर रहे हैं और इसी के साथ साथ जिससे कि राज्य में सबसे सशक्त भू कानून और मूल निवास की समस्या ही खत्म हो जाएगी। देखिए, हम लगातार कई सालों से सड़कों में आंदोलन कर रहे हैं मूल निवास भू कानून को लेके। अब हमारी मांग है कि इस राज्य में, पर्वतीय राज्य में ट्राइब स्टेटस घोषित किया जाए इसको, यानी संविधान की 5वीं अनुसूची घोषित किया जाए इस राज्य में, जिसमें हमारी मांग है 100% भू कानून और 1950 मूल निवास और यहाँ के रोजगार और परिसीमन और महिला सुरक्षा। अगर राज्य सरकार हमारी इन मांगों को मानती है तो स्वयं ही मूल निवास और भू कानून हमें मिल जाएगा। और उत्तराखंड रेशम विभाग रेशम इतिहास में पहली बार महिलाओं की सहायता माध्यम से रेशम से हस्त निर्मित उत्पाद तैयार कर बाजारों में उतारा है। उत्तराखंड के रेशम से बने प्रोडक्ट की बाजारों में बड़ी डिमांड हो रही है। रेशम विभाग सहायता समूह के द्वारा तैयार किए गए उत्पादन को लॉन्च किया गया है और उप निदेशक रेशम विभाग कुमाऊं हेमचंद्र ने बताया कि रेशम विभाग अभी तक किसानों को रेशम कीट पालन के माध्यम से उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने का काम कर रहे हैं।
तो हल्द्वानी से सीधे तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की लगातार पहल की जा रही है और ये जारी है। वही आर्थिक स्थिति को मजबूत करने का काम किया जा रहा है, जिसके बाद से रेशम प्रोडक्ट की लगातार मांग बढ़ रही है और महिलाओं को रोजगार देकर उन्हें सशक्त बनाया जा रहा है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर हल्द्वानी में अब महिलाओं को सशक्त करने के लिए लगातार इस पर विचार विमर्श किया जा रहा है। वहीं उनकी आर्थिक स्थिति और मजबूत हो, इस पर लगातार काम किया जा रहा है। जहां की रेशम प्रोडक्ट की अगर हम बात कर ले तो इसकी भी लगातार बढ़ती हुई मांग है, जिस पर महिलाएं भी काम करती हुई नजर आ रही हैं और महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए अब जो है लगातार उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक पहल करते हुए नजर आ रही है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां आर्थिक स्थिति को मजबूत करने का काम किया जा रहा है, महिलाओं को सशक्त बनाने का काम किया जा रहा है, जिसके बाद से लगातार जो रेशम प्रोडक्ट है उसकी मांग बढ़ती हुई नजर आ रही है। तस्वीरें हल्द्वानी से आपको बता रहे हैं। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की लगातार पहल की जा रही है और इस बीच हल्द्वानी से तस्वीरें जहां रेशम के उत्पाद को बढ़ाने की लिए अब पहल की जा रही है ताकि महिलाएं अपनी रोजगार करें, स्वयं काम करें और सशक्त बने, जिसके लिए अब इस पर पहल किया जा रहा है। आत्मनिर्भर बनाने के लिए लगातार उसकी पहल की जा रही है और उस पर काम किया जा रहा है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हल्द्वानी से जहां आर्थिक स्थिति उनकी मजबूत हो और किसी पर भी उन्हें निर्भर ना रहना पड़े और इसी के साथ साथ वो स्वयं के लिए काम भी कर सके, जिसके लिए अब उनको आत्मनिर्भर बनाने की पहल की जा रही है। रेशम तो हम लोगों ने बहुत सुना था ना, रेशम रेशम करके साड़ियां भी देखी, रेशम की और चीज भी देखी, पर रेशम का जो आप यहाँ आए ना तो हमें बहुत आश्चर्य हुआ कि रेशम से हम इतनी सारी चीजें बना सकते हैं। तो हमको यहाँ से एक बार बुलावा आया कि एक ट्रेनिंग दी जा रही है, तो आप इच्छुक हैं तो आइए करके। तो हमारे साथ की महिलाएं आई और हम बहुत आश्चर्यचकित हो गए इसको देख के कि क्या चीज है। हमें लगा पता नहीं क्या है, कोई है, पर पता लगा रेशम से, तो हम बहुत ही खुश हुए। और फिर हमको यहाँ से जो ट्रेनिंग मिली, हमारे जो डिप्टी डायरेक्टर हेमचंद जी, उन्होंने हमको मतलब बहुत ज्यादा सहयोग दिया। मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगा कि रेशम विभाग पूर्व से ही स्वयं सहायता समूह को लेकर के काम कर रहा है, लेकिन वो रेशम के कच्चे माल के उत्पादन, लेकिन रेशम कोया उत्पादन काम कर रहा था और साथ ही उनको बड़े रूप में देहरादून में हमारे पास रीलिंग यूनिट और वस्त्र उत्पादन की भी यूनिट है, वो वस्त्र उत्पादन का भी काम कर रहा है, रीलिंग का भी काम कर रहा है। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि रेशम कोये से जो हाथ से कलाकारी से जो उत्पाद बनाए गए हैं वो पहली बार हो रहे हैं। तो यहाँ पर वो और विभिन्न प्रकार के उत्पाद बन रहे हैं। अब चूंकि उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है तो अवश्य है कि उसके प्रतीक के रूप में बहुत सारे देवी देवता हैं जिनके बहुत सुंदर मोमेंटो तैयार किए गए हैं, जिसे हम हूबहू उनकी शक्ल के रूप में देख सकते हैं। आप यहाँ पर देख रहे हैं एक पहाड़ी महिला जो अच्छी कीमत के हैं, जिस सुंदरता के साथ जनपद नैनीताल की ये और देहरादून के आईएसबीटी में मानव तस्कर गिरोह के सदस्य महिला और पुरुष को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जी हां, जिसके बाद उनके कब्जे से छूटकर भागे 3 युवतियों को चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को सौंप दिया गया है। वहीं चाइल्ड वेलफेयर कमेटी में उनकी काउंसलिंग की जा रही है, जिसके संबंध में बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर गीता खन्ना ने बताया कि काउंसलिंग के दौरान हमें पता लगा कि वो तीनों युवतियां पूर्व से ही स्वतंत्र रूप से कार्य कर रही थी। एसपी सर से भी बात हुई है। कल से हम लोग अभी तक 2-3 बार इस पर चर्चा कर चुके हैं कि वो बच्चियां डरी तो हुई हैं, क्योंकि वो शायद बस चाहती हैं कि अब हम रेस्क्यू हो गए, बस हम जाएं, और एक ही बात उनका कहना है कि हमें काम करना है, मेरे को पढ़ना नहीं है। जैसे जो छोटी बच्चियां हैं उनको मैंने बोला कि वो बहुत परेशान लग रही थी यहाँ पर वहां नारी निकेतन में कि नहीं हमें खुली हवा चाहिए, हमें बस जाना है, हम यहाँ क्या करेंगे। तो मैंने बोला बच्चे क्यों यहाँ पर रहोगे, तो भी तुम्हें हम पढ़ाएंगे भी और अच्छे से तुम्हारा ध्यान रखेंगे कि अब इस उम्र में क्या पढ़ना है, बस हमें काम करना है। तो ऐसा प्रतीत होता है कि ये बच्चियां पहले से ही स्वच्छंद इंडिपेंडेंट लाइफ जी रही थी। आईएसबीटी थाना पटेल नगर पर जो हमारा ह्यूमन ट्रैफिकिंग का एक अभियोग पंजीकृत करवाया गया था,
तो उसमें कार्रवाई के दौरान 3 लड़कियों को रेस्क्यू किया गया था और उसमें 2 अभियुक्त, जिसमें एक लेडी और एक पुरुष था, उनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा चुका था। उसमें आगे हमारी छानबीन लगातार जारी है उसमें, और उसमें अभी जो 2-3 लोगों के कुछ युवतियां हैं और 1-2 युवक और हैं जिनके अभी नाम या पता ठिकाने के बारे में भी जानकारी की जा रही है, और जैसे ही जानकारी पुख्ता हो जाएगी तो उनको भी नाम पता करके उनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। और साथ ही साथ इसमें जो एक लेडी और एक जो पुरुष जो ऑलरेडी जेल में गए थे, पुरुष जो है वो रहने वाला मूल रूप से अमरोहा का था, तो उसके संबंध में जानकारी की गई, तो उसका भी एक आपराधिक इतिहास जो है उसके स्थानीय थाना क्षेत्र से निकल के सामने आया है। बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर गीता खन्ना ने कहा कि पूर्व में उनके द्वारा स्वास्थ्य महानिदेशक को वर्कशॉप कराने एवं दुष्कर्म पीड़ित महिलाओं के लिए एक विशेष प्रकार से सहायता प्रदान करने के लिए पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है। तो वहीं डॉक्टर गीता खन्ना ने कहा कि उनके द्वारा दिए लिखे पत्र में स्वास्थ्य महानिदेशक के द्वारा सीएमओ द्वारा क्या कार्रवाई की गई है। तो देहरादून से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां आयोग की अध्यक्ष ने इस बात की जानकारी दी है, जहां दुष्कर्म पीड़िताओं को सहायता पहुंचाई जाए, पत्र के माध्यम से अवगत कराया जाए कि जितने भी महिलाएं हैं जिनके साथ दुष्कर्म किया जाता है और इस तरह से जो घटना सामने आती है, अब उन पीड़ित महिलाओं को, पीड़ितों को जो है अब सहायता दिया जाएगा, जिसके लिए अब पहल की जा रही है। पत्र के माध्यम से इस बात का जो है अवगत कराया गया है और इसी के साथ साथ जो है एक अच्छी पहल देखने को जरूर मिलेगी। दुष्कर्म पीड़िताओं को अब इसके लिए सहायता पहुंचाएगी, जिसके लिए अब इस पर पहल करने की बात की जा रही है, जिसकी जानकारी भी अब दी गई है। पत्र के माध्यम से इस बात की जानकारी दी है। आयोग की जो अध्यक्ष है उन्होंने इस बात की जानकारी दी है कि जो महिला पीड़ित हैं और इसी के साथ साथ उनको सहायता राशि पहुंचाने के लिए बात की जा रही है, पहल की जा रही है। उत्तराखंड में ये विशेष पहल देखने को मिल रही है, खास तरह से उन महिलाओं को जो कि जिनके साथ दुष्कर्म किया जाता है, जो पीड़ित महिलाएं होती हैं, उनके लिए एक अच्छी पहल अब देहरादून में देखने को मिल रही है, जहां दुष्कर्म पीड़िताओं को सहायता किया जाएगा। पत्र के माध्यम से इस पूरी बात की जानकारी दी गई है और आयोग के अध्यक्ष ने इस बात की जानकारी दी है। देखिए, वर्कशॉप के लिए मैंने टाइमलाइन दिया था। अब हम उसी में आख्या मांगेंगे कि उन्होंने क्या करा है, क्योंकि हम तो सिर्फ एडवाइस दे देते हैं, उसके बाद इम्प्लीमेंट करना महानिदेशक की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि थ्रू द सीएमओज वो उसको करें। लेकिन जहां तक दुष्कर्म पीड़िता के साथ में सहायता प्रदान करने का था कि वो लाइन में ना लगे और उनको एक इमीडिएट हेल्पर दे दिया जाए, जो पूरे डिपार्टमेंट के जितने भी इंटरनल डिपार्टमेंट हैं और वहीं पीएम मोदी ने हाल ही में सूर्य घर हर घर योजना की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य भारत में सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए। इस योजना के तहत सरकार हर परिवार को सौर पैनल स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है, जिससे कि घरों में सस्ती बिजली मिल रही है। वहीं यूपीसीएल नैनीताल के अधीक्षण अभियंता नवीन मिश्रा ने जिले में बिजली चोरी पर विभाग की तरफ से जो है कार्रवाई को लेकर कहा कि बिजली चोरी को लेकर नैनीताल जिले में विभाग की तरफ से इस वर्ष अगस्त तक 119 एफआईआर दर्ज कराई जा चुकी है। सरकार के प्रयासों से बहुत ही महत्वाकांक्षी परियोजना पीएम सूर्य घर हर घर मुफ्त बिजली योजना के नाम से योजना चल रही है। इसमें हमारे जिले में
लोगों के बीच में काफी अच्छा रुझान देखा गया है और काफी लोग इस योजना का लाभ उठाकर अपने बिजली के बिल को काफी हद तक कम कर रहे हैं और कुछ लोगों का बिल तो लगभग शून्य के बराबर भी हो गया है। इस योजना की अभी तक अगर मैं आपको प्रगति से अवगत कराऊं तो हमारे जनपद में अब तक एज पर दी पोर्टल इस योजना के लिए एक पीएम सूर्य घर पोर्टल बनाया गया है, जिसके माध्यम से उपभोक्ता अपने पंजीकरण कराते हैं और उसी पोर्टल के माध्यम से सब्सिडी वितरण तक की कार्रवाई पूरी की जाती है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हल्द्वानी से, जहां सूर्य घर हर योजना की शुरुआत कर दी गई है। पीएम मोदी के इस पहल पर अब काम होना शुरू हो गया है, जहां सूर्य हर घर योजना की शुरुआत हो गई है। और इस बात की आपको बता दें कि घरों में जिससे कि सस्ती बिजली मिलने की बात कही जा रही है, जिससे आम लोगों के जीवन पर भी अच्छा खासा प्रभाव पड़ते हुए जरूर नजर आएगा। फिलहाल ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां सूर्य हर घर योजना के तहत अब सस्ती बिजली मिलने की बात की जा रही है, जिस पर आपको बताते चले कि 119 एफआईआर भी दर्ज की गई है। और इस बीच आपको बता दें कि पीएम मोदी ने ये पहल की थी जिससे कि हर घर बिजली हो, हर घर जो है बिजली हो, जिस पर अब उसकी पहल की जा रही। लेकिन इस बीच आपको बताते चले कुछ ऐसी भी तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है जो कि कहीं से सही नहीं है, जिसके लिए 119 एफआईआर दर्ज की गई। फिलहाल ये तस्वीरें आपको हल्द्वानी से दिखा रहे हैं, इस बात की जानकारी भी दी जा रही है और इस पर पहल की जा रही है। और इसी के साथ साथ कहीं ना कहीं इसमें वो बात भी सामने आ रही है जो कि कहीं से भी एक तरह से कहे तो वैलिड नहीं है, जिसके लिए अब 119 एफआईआर जरूर दर्ज हुआ है। तो देखिए, आपको बताते चले कि घरों में सस्ती बिजली मिलने की बात कही जा रही है और जिसके लिए कार्यालय अधीक्षण अभियंता उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड की बात की जा रही है और इसके लिए अब कहीं ना कहीं प्रलोभन भी देने की बात की जा रही है, जहां पर इस बात की जानकारी मिल रही है कि कहीं ना कहीं इस बात में धांधली भी होती हुई नजर आ रही है। इसके लिए अब सर्च भी किया जा रहा है और इसी के साथ साथ 119 लोगों पे एफआईआर दर्ज किया गया है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये पहल थी कि हर घर बिजली हो, जिसके लिए सूर्य घर हर घर योजना की शुरुआत की गई थी, जिसके बाद से अब इसमें धांधली होती हुई नजर आ रही है, जिसके लिए लगातार अब जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो इस पर पहल करते हुए नजर आ रहे हैं और उन लोगों को खोज निकाल रहे हैं जो कि इस पर अपनी कहीं ना कहीं धांधली करते हुए नजर आ रहे। और इस बीच 119 लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई है। फिलहाल ये तस्वीरें हल्द्वानी से आपको दिखा रहे हैं, जहां उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से एक पहल की जा रही है, जहां पर आपको बताते चले कि विद्युत यानी कि बिजली को लेकर भी कई तरह की बात की जा रही थी। और फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।